साथियों, इस वीडियो में आज हम लोग जो देखेंगे वह इंटर के लिए वीडियो देखेंगे और इंटर के लिए वीडियो जो देखेंगे वह हिंदी का वीडियो देखेंगे, यानी कि 12th बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए वीडियो देखेंगे। और चैप्टर जो देखेंगे वो चैप्टर 4 को देखेंगे और चैप्टर 4 का नाम है ऑर्डिनरी ईश्वर। तो ऑर्डिनरी ईश्वर पाठ के अगर लेखक पूछा जाएगा कि है तो आप याद रखिएगा रामधारी सिंह दिनकर जी है। तो इनके बारे में इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, जो कि 40 विषय ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे और 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को आप याद कर लेते हैं तो आपका यह चैप्टर जो 4 है यह क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इतना प्रश्न में से ही आपसे परीक्षा में पूछा ही जाएगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देख के सभी प्रश्नों को याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग सीधे प्रश्न को देखते हैं। चलिए 1 नंबर प्रश्न से हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और 1 नंबर जो प्रश्न है यह प्रश्न कर रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है, यानी कि हम लोग को बताना है इनमें कौन ऐसा रचना है वो रामधारी सिंह दिनकर जी क्या है। तो उसने कहा था किनका था, तो शंकर शर्मा गुलेरी का था, तो ये नहीं होगा। और जूठन जो है वो ओम प्रकाश वाल्मीकि की है, यह भी नहीं होगा। और तिरिस जो है वो उदय प्रकाश जी का है, यह भी नहीं होगा। यानी कि ऑर्डिनरी ईश्वर जो पाठ है वह किनका है, तो रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। यानी कि रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना इनमें कौन है, तो आप याद रखिएगा ऑर्डिनरी ईश्वर है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यानी कि 2 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और 2 नंबर जो प्रश्न है यह प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। और प्रश्न देखने से पहले आपको बता दें कि इसका पीडीएफ चाहिए या व्हाट्सएप ग्रुप में आप जुड़ना चाहते हैं तो 73 685 601 पर आप मैसेज कीजिए, हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। 1 नंबर कर लीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे, ठीक है। तो आप इस पर जरूर मैसेज कीजिएगा। और चलिए हम लोग सीधे प्रश्न को देखते हैं। और देखिए यह जो प्रश्न है यह प्रश्न करा है दिनकर जी को, यानी कि दिनकर जी का मतलब हुआ कि रामधारी सिंह दिनकर जी। तो रामधारी सिंह दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था, यानी कि हम लोग को बताना है इनमें कौन ऐसा पुरस्कार जो था और रामधारी सिंह दिनकर जी को दिया गया था। तो आप याद रखिएगा पद्म भूषण का पुरस्कार जो था वह रामधारी सिंह दिनकर जी को दिया गया था। इसलिए राइट आंसर क्या जाएगा। और 3 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और 3 नंबर जो प्रश्न है यह प्रश्न क्या कर रहा है, कर नारी और नर एक ही ढली कर है, नारी और नर एक ही द्रव्य की ढली 2 प्रतिमाएं है। यह जो पंक्ति है वह किस चीज से पाठ से लिया गया है, तो आप याद रखिएगा ऑर्डिनरी ईश्वर पाठ से लिया गया है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑर्डिनरी ईश्वर पाठ से लिया गया है। और आप साथ में याद रखिएगा अगर परीक्षा में कहीं पूछेगा कि सिपाही की माँ है, सिपाही की माँ पाठ के लेखक है, तो आप याद रखिएगा ओम प्रकाश वाल्मीकि जी है। या पूछेगा प्रगीत और समाज पाठ के लेखक है, तो आप याद रखिएगा नामवर सिंह है। साथ में इस प्रश्न को भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को, यानी कि 4 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और 4 नंबर जो प्रश्न है यह प्रश्न कराया ऑर्डिनरी ईश्वर पाठ के लेखक जो है वह कौन है, यानी कि प्रश्न पूछा जा रहा है कि ऑर्डिनरी ईश्वर जो पाठ के लेखक जी जो थे वह कौन थे। तो आप याद रखिएगा रामधारी सिंह दिनकर जी थे। ऑर्डिनरी ईश्वर पाठ के लेखक के तो रामधारी सिंह दिनकर जी है। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। आप साथ में याद रखिएगा नामवर सिंह जो है वो प्रगीत और समाज पाठ के लेखक है, अभी आपको बताए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यानी कि 5 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और जो 5 नंबर प्रश्न है यह प्रश्न करा है दिनकर जी का जन्म जो हुआ था वह बिहार के किस जिले में हुआ था, यानी कि हम लोग को बताना है दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था। तो समस्तीपुर में हुआ था, या बेगूसराय में हुआ था, या पटना में हुआ था, या भोजपुर में हुआ था। तो आप याद रखिएगा बेगूसराय में हुआ था। यानी कि रामधारी सिंह दिनकर जी का जो जन्म हुआ था वो बिहार के किस जिले में हुआ था, तो बेगूसराय में हुआ था। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए 6 नंबर जो प्रश्न है यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि कह रहा है ऑर्डिनरी ईश्वर में किस गुण का समन्वय है, यानी कि ऑर्डिनरी ईश्वर जो पाठ है इस पाठ में किस गुण का समन्वय है। तो आप याद रखिएगा नारी का तो है लेकिन पुरुष का भी है, तो ये दोनों नहीं होगा, क्योंकि नारी और पुरुष दोनों का है। किनका है, नारी और पुरुष दोनों का है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर ध्यान रखिएगा कहीं नारी दिया होगा सिर्फ तो वह भी नहीं होगा, पुरुष दिया होगा तो यह भी नहीं होगा, क्योंकि नारी और पुरुष दोनों का था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। यानी कि ऑर्डिनरी ईश्वर पाठ में किस गुण का संबंध है, तो नारी और पुरुष दोनों का है। आइए 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह 7 नंबर प्रश्न है यह प्रश्न क्या है, दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक जो था वह कौन सी है, यानी कि दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक तो इनमें तो है लेकिन इनमें पहली कौन है। तो आप याद रखिएगा प्रणभंग जो है वह दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक है। कौन है, तो प्रणभंग जो है वह दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक है। इसलिए 7 का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए 8 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और 8 नंबर जो प्रश्न है यह प्रश्न क्या है, दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था, यानी कि दिनकर जी की जो पहली कविता था वह किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था।
छात्र सहोदर में या छात्र पत्रिका में या छात्र मित्र में, तो आप याद रखिएगा छात्र सहोदर पत्रिका में प्रकाशित हुआ था, इसलिए छात्र सहोदर हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। यानी कि दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था? तो छात्र सहोदर में हुआ था। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न क्या है? दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई थी? यानी कि दिनकर जी की जो पहली कविता प्रकाशित हुआ था वह कब हुआ था? तो आप याद रखिएगा दिनकर जी की जो पहली कविता प्रकाशित हुआ था वो 1925 में हुआ था, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, 1925 में हुआ था। देखिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यानी कि 10 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और 10 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है दिनकर जी के अनुसार यदि पति विचार है तो पत्नी क्या है? यानी कि दिनकर जी के अनुसार पति अगर विचार है तो पत्नी क्या होगी? तो भावना होगी। भावना कहाँ दिया है? ऑप्शन सी में दिया है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? भावना होगी। यानी कि दिनकर जी के अनुसार पति विचार होगी तो पत्नी क्या होगी? भावना हो जाएगी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। तो ऐसा नहीं लग रहा है क्या? चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यानी कि 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और 11 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न क्या है? बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया है? यानी कि बुद्ध और महावीर ने नारियों को जो अधिकार दिए है वो कौन सा दिए है? तो भीष्मी होने का अधिकार दिए है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या दिए है? तो भीष्मी होने का अधिकार दिए है। आइए 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न एक बार परीक्षा में पूछा गया था, जो कि प्रश्न करा है, पुरुष जब नारी के गुण लेती है तब वह देवता बन जाती है। यानी पुरुष जब नारी के गुण लेती है तब वह देवता बन जाती है, किंतु नारी जब नर के गुण सीखती है तब वह राक्षस हो जाती है। यह जो कथन है यह किनका है? तो आप याद रखिए यह जो कथन है वो प्रेमचंद का है। किनका है? तो प्रेमचंद का है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रेमचंद का कथन है। आइए 13 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न क्या है? और नरीश्वर का किस विद्या से संबंध है? यानी कि हम लोग को बताना है और नरीश्वर जो है उनको किस विद्या से संबंध है, यानी कि निबंध है या कहानी है या एकांकी है या व्यंग है। तो आप याद रखिएगा और नरीश्वर जो है वह निबंध है। क्या है? तो निबंध है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, निबंध है। देखिए 14 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और 14 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न क्या है? किसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना की है? यानी कि हम लोग को बताना है इसमें कि किसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना की है। तो आप याद रखिएगा गांधी जी ने की है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, गांधी जी ने किए हैं। 15 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न क्या है? अर्धनारीश्वर शंकर और यानी कि अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती किस प्रकार का रूप है? यानी कि अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का किस प्रकार के रूप है? तो आप याद रखिए कल्पित रूप है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, कल्पित रूप है। देखिए 16 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न क्या है? प्रेमचंद के अनुसार जब पुरुष गुण सीखती है तब वह क्या हो जाती है? यानी कि प्रेमचंद के अनुसार नारी जब पुरुष के गुण सीखती है तब वह क्या हो जाती है? तो राक्षसी हो जाती है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन सी हो जाएगा, राक्षसी हो जाती है। देखिए 17 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह जो प्रश्न है, कौन निम्नलिखित में से कौन सी रचना जो है वह दिनकर जी की नहीं है? यानी कि हम लोग को बताना है कौन ऐसा इसमें रचना है वह दिनकर जी की नहीं है। तो उर्वशी दिनकर जी का है तो यह नहीं होगा। जो स्मृति भी दिनकर जी का है तो यह नहीं होगा। और जूठन जो है वो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का है तो यही ना हो जाएगा। यानी कि जूठन जो है वो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के है, तो यहाँ पे पूछ रहे कौन ऐसा रचना जो है वह दिनकर जी की नहीं है? तो जूठन नहीं है, क्योंकि यह ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यानी कि 18 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह जो प्रश्न है, कौन निम्नलिखित में से कौन सी रचना जो है वह दिनकर जी की है? यानी कि हम लोग को बताना है इनमें कौन ऐसा रचना है वह दिनकर जी की है। तो आप याद रखिएगा परशुराम की प्रतीक्षा जो है वह दिनकर जी की है। यानी कि इनमें कौन ऐसा रचना है वह दिनकर जी की है, तो परशुराम की प्रतीक्षा जो है वह दिनकर जी की रचना है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए 19 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह जो प्रश्न है, कौन है दिनकर जी को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? यानी कि दिनकर जी को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो उर्वशी पर हुआ था, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, उर्वशी पर प्राप्त हुआ था।
देखिए 20वें प्रश्न को देखते हैं और यह जो प्रश्न है यह प्रश्न कर रहा है युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति है। यानी कि युद्ध और अशांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति इसमें कौन है तो कुरुक्षेत्र है। कौन है तो कुरुक्षेत्र है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा कुरुक्षेत्र है। देखिए 21वें प्रश्न को देखते हैं और यह जो प्रश्न है यह प्रश्न कर रहा है अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है। यानी कि अर्धनारीश्वर जो है वह कल्पित रूप किनका है तो शिव और पार्वती का है। शिव और पार्वती का है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा शिव और पार्वती का है। आइए 22वें प्रश्न को देखते हैं और यह जो 22वां प्रश्न है यह प्रश्न कर गंधारी थी। यानी गंधारी जो थी वह कौन थी तो दुर्योधन की माँ थी। गंधारी कौन थी तो दुर्योधन की माँ थी, इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन ए हो जाएगा दुर्योधन की माँ थी। देखिए 23वें प्रश्न को देखते हैं और यह जो प्रश्न है यह प्रश्न कर रहा है प्रेमचंद थे। यानी प्रेमचंद थे कथाकार गीतकार थे या कथाकार थे या फिल्मकार थे या संगीतकार थे, तो आप याद रखिएगा कथाकार थे। प्रेमचंद क्या थे तो कथाकार थे, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। 24वें प्रश्न को देखते हैं और यह जो प्रश्न है यह प्रश्न क्या है दिनकर जी का जो जन्म हुआ था वह कब हुआ था। यानी कि हम लोग को बताना है दिनकर जी का जो जन्म हुआ था वह कब हुआ था, तो आप याद रखिएगा 23 सितंबर 1908 को हुआ था। दिनकर जी का जन्म कब हुआ था तो 23 सितंबर 1908 को हुआ था, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 23 सितंबर 1908 को। चलिए 25वें प्रश्न को देखते हैं जो कि कह रहा है दिनकर जी किस युग के कवि है। यानी दिनकर जी जो थे उन्होंने किस युग के कवि थे तो छायावदोत्तर युग के थे। छायावादी युग के नहीं थे ना भारतेंदु युग के थे, छायावदोत्तर युग के थे, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए 26वें प्रश्न को देखते हैं और 26वें जो प्रश्न है यह प्रश्न क्या है संस्कृत के 4 अध्याय जो है वह किसकी कृति है। यानी कि संस्कृत के 4 जो अध्याय है वह किसकी कृति है, तो आप याद रखिएगा संस्कृत के 4 अध्याय जो है वो रामधारी सिंह दिनकर जी की कृति है। किनका है तो रामधारी सिंह दिनकर जी की कृति है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए 27वें प्रश्न को देखते हैं और यह जो प्रश्न है यह प्रश्न कर रहा है कौन सी कृति जो है वह रामधारी सिंह दिनकर जी की लिखी हुई है। यानी कि हम लोग को बताना है इनमें कौन ऐसा कृति जो है वो रामधारी सिंह दिनकर जी का लिखा हुआ है, तो आप याद रखिएगा शुद्ध कविता की खोज जो है वो रामधारी सिंह दिनकर जी का लिखा हुआ है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा शुद्ध कविता की खोज जो है वो रामधारी सिंह दिनकर जी का लिखा हुआ था। 28वें प्रश्न को देखते हैं कह रहा है अर्धनारीश्वर किसकी रचना है। यानी कि हम लोग को बताना है अर्धनारीश्वर जो पाठ है वह किसकी रचना है, तो आप याद रखिएगा रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। आइए 29वें प्रश्न को देखते हैं जो कि कर रहा है ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना है। यानी कि हम लोग को बनता है ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना इनमें कौन है, तो आप लोग याद रखिएगा ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना जो है वह उर्वशी है। राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा उर्वशी है। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना कौन है तो उर्वशी है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए 30वें प्रश्न को देखते हैं और यह 30 नंबर जो प्रश्न है यह प्रश्न क्या है शुद्ध कविता की खोज किसकी रचना है। यानी कि शुद्ध कविता की खोज जो है वह किनका रचना है, तो आप याद रखिएगा रामधारी सिंह दिनकर जी का रचना है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर जी का रचना है। आइए 31वें प्रश्न को देखते हैं और यह जो प्रश्न है यह प्रश्न क्या है रामधारी सिंह दिनकर का निधन कब हुआ था। यानी कि रामधारी सिंह दिनकर जी जो थे उनका निधन कब हुआ था तो 24 अप्रैल 1974 में हुआ था। रामधारी सिंह दिनकर जी का निधन कब हुआ था तो 24 अप्रैल 1974 में हुआ था, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा 24 अप्रैल 1974 में। आइए 32वें प्रश्न को देखते हैं जो कि 32वें प्रश्न क्या है रामधारी सिंह दिनकर की माँ का जो नाम था वह क्या था, तो आप याद रखिएगा रामधारी सिंह दिनकर जी की माँ का जो नाम था वो मनरूप देवी था और पिताजी का नाम क्या था तो रवि सिंह था। अगर पूछेगा आपसे कोई या परीक्षा में पूछेगा कि रामधारी सिंह दिनकर जी की माँ का नाम क्या था तो आप कहिएगा मनरूप देवी, और यहीं पे पूछा कि रामधारी सिंह दिनकर जी के पिता का नाम क्या था तो रवि सिंह था। आप साथ में इसको भी याद रखिएगा, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं यानी कि 33वें प्रश्न को देखते हैं और यह जो प्रश्न है कौन है रामधारी सिंह दिनकर जी के पिताजी का नाम क्या था। अभी ने बताया रामधारी सिंह दिनकर जी के पिताजी का नाम क्या है, आप लोग 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा या ऑप्शन बी या ऑप्शन सी या ऑप्शन डी, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं यानी कि 34वें प्रश्न को देखते हैं जो कि कर है रामधारी सिंह दिनकर किस विश्वविद्यालय में कुलपति रह चुके हैं। यानी कि रामधारी सिंह दिनकर जी जो थे
वह किस विश्वविद्यालय में रामधारी सिंह दिनकर जी जो थे वह किस विश्वविद्यालय में उपकुलपति रह चुके हैं? तो आप याद रखिएगा कि भागलपुर विश्वविद्यालय में उपकुलपति रह चुके हैं, इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन ए हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए 35वां प्रश्न को देखते हैं, और यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न क्या है, रामधारी सिंह दिनकर की पत्नी का नाम क्या था? देखिए इस तीन को रामधारी सिंह दिनकर के पिता के नाम या माता के नाम या पत्नी का नाम इसमें पूछा जाएगा, तो इसमें कहिएगा रामधारी सिंह दिनकर जी की पत्नी का जो नाम था वह श्यामवती देवी था। आप याद रखिएगा, अगर पूछेगा पिता का नाम तो रवि सिंह, और पूछेगा माता के नाम तो आप लोग याद रखिएगा मनरूप देवी। तीनों प्रश्न में से कोई ना कोई प्रश्न पूछा जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यानी कि 36वां प्रश्न को देखते हैं, और यह जो प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर मैट्रिक की जो परीक्षा दिए कि कब पास किए थे? यानी कि रामधारी सिंह दिनकर जी जो थे उन्होंने मैट्रिक की जो परीक्षा पास किए थे वह कब किए थे? तो 1928 में किए थे, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, 1928 में किए थे। आइए नेक्स्ट प्रश्न को यानी कि 37वां प्रश्न को देखते हैं, और यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न क्या है, इनमें कौन सी रचना जो है वो रामधारी सिंह दिनकर की है? यानी कि रामधारी सिंह दिनकर जी की इसमें कौन रचना है? नीलकुसुम तो है, हारे को हरिनाम भी रामधारी सिंह दिनकर जी की है, लेकिन मिट्टी की ओर भी है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी हो जाएगा। यानी कि रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना इनमें कौन है? तो इनमें से सभी है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए 38वां प्रश्न को देखते हैं, जो कि क्या है, दिनकर जी की डायरी किसकी रचना है? यानी कि दिनकर जी की जो डायरी है वह किसकी रचना है? तो आप याद रखिएगा रामधारी सिंह दिनकर जी का है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर जी का है। 39वां प्रश्न को देखते हैं, और यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न क्या है, पद्मभूषण एवं कई अलंकारों से सम्मानित जो है वह कौन कवि है? तो आप याद रखिएगा रामधारी सिंह दिनकर जी है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर जी है। इस वीडियो का लास्ट प्रश्न जो है वह 40 नंबर प्रश्न है, और देखिए यह प्रश्न देखने से पहले आपको बता दें कि अभी तक भी व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े तो इस नंबर पर आप मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। और देखिए यह प्रश्न क्या कर रहा है, प्रणभंग किसकी रचना है? यानी प्रणभंग जो है वो किसकी रचना है? तो आप याद रखिएगा रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करेंगे। वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। कोई भी राय लेना हो या पीडीएफ नोट्स कुछ लेना है, बिल्कुल फ्री में सब मिलेगा। इस पर मैसेज कीजिएगा और पर्सनली मैसेज कीजिएगा तो हम आपको बस भेज देंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों यहीं पे वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके आप जरूर बताइए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में।